हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे एचके एकेडमी चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम बात करेंगे प्रदेश की वृद्धि और विकास पर। ये रीजनल डेवलपमेंट का एक बहुत महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है जिसको समझना काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि काफ़ी बार क्या होता है कि रीजनल डेवलपमेंट में इंग्लिश में हमें मटेरियल मिल जाता है लेकिन हिंदी में बहुत कम मिलता है। तो आज हम बात करेंगे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ अ रीजन। सबसे पहले हम देखते हैं कि आपकी जो वृद्धि है या फिर जो आपकी ग्रोथ है वो क्या होती है। मीनिंग ऑफ दी ग्रोथ या फिर वृद्धि का अर्थ क्या क्या होता है। साधारण शब्दों में अगर कहा जाए तो वृद्धि किसी वस्तु या उत्पादन में बढ़ोतरी का होना, यानी जब भी कोई क्या है प्रोग्रेसिव स्टेज में हम जाएंगे तो वो आपका क्या कहलाता है, वृद्धि कहलाता है। और वृद्धि क्या है, ये एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस होता है, ये कभी भी रुकती नहीं है, ये सुचारू रूप से चलने वाली प्रक्रिया है। इसके साथ साथ कुछ विचारक क्या मानते हैं कि वृद्धि आर्थिक वृद्धि और सकल राष्ट्रीय उत्पाद के संदर्भ में मानी जानी चाहिए, यानी सिर्फ दो ही चीजों पे हमें कंसंट्रेट करना चाहिए वृद्धि को मापने के लिए। एक आर्थिक वृद्धि यानी इकोनॉमिकल ग्रोथ हमारी, और दूसरा क्या है, सकल राष्ट्रीय उत्पाद हमारा। तो इनको अगर हम मापते हैं तो किसी भी नेशन की हम क्या देख सकते हैं कि उसकी वृद्धि कितनी, उसकी ग्रोथ कितनी है। इसके साथ साथ कुछ लोग क्या मानते हैं कि गुणात्मक सुधार को ही लेना चाहिए वृद्धि को मापने के लिए, या फिर क्या है, जितने भी आपके क्वालिटेटिव जो सुधार हुए हैं उन्हीं को हमें लेना चाहिए वृद्धि को मापने के लिए। अब जैसे जैसे वृद्धि बढ़ती है वैसे वैसे विकास की शुरुआत होना भी शुरू होती है, यानी ग्रोथ अगर आपकी बढ़ रही है, ग्रोथ रेट बढ़ रहा है, तो डेवलपमेंट का रेट भी उसी तरीके से साथ साथ बढ़ता है। दोनों क्या है, पैरेलल है, दोनों समानांतर हैं, यानी वृद्धि के साथ ही आपका डेवलपमेंट का जो कॉन्सेप्ट है वो जुड़ा हुआ है। तो अगर वृद्धि निरंतर बढ़ती है, सकारात्मक रूप में भी बढ़ सकती है और नकारात्मक रूप में भी। अगर नकारात्मक में बढ़ रही है तो डेवलपमेंट क्या है, बहुत कम होगा, और सकारात्मक रूप में बढ़ रही है तो आपका डेवलपमेंट जो है वो भी ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब यहाँ पे विकास का अर्थ देखते हैं। विकास वृद्धि, विस्तार और अंतर्निहित शक्ति के उपयोग की एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें संभावित प्रादेशिक संसाधनों को पूर्ण उत्पादक उपयोग में लाया जा सकता है। यानी सिंपल वर्ड में मैं कहूँ तो इस तरीके की ग्रोथ करना, इस तरीके का एक्सपेंशन करना, और इस तरीके का क्या है, पावर्स का या जो शक्ति है उसको डेवलप करना, जिसमें जितने भी हमारे पास रिसोर्सेज है, जितने भी हमारे पास संसाधन है, उसका हम उचित उपयोग करके क्या कर सके, उनको उत्पादक योग्य बना सके। तो ये क्या कहलाता है, आपका विकास कहलाता है। यह भी क्या है, एक निरंतर चलने वाली एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है जो आपका विकास है, यानी यह सुचारू रूप से चलने वाली प्रक्रिया है। अब यहाँ पे देखते हैं कि विकास के उपागम या फिर इसके कौन कौन से इसके अप्रोचेस हैं। सबसे पहला उपागम इसका क्या है, वृद्धि बनाम वितरण, यानी क्या है, ग्रोथ वर्सेस इसका डिस्ट्रीब्यूशन। दूसरा क्या है, कृषि बनाम औद्योगिक विकास, यानी क्या है, एग्रीकल्चर वर्सेस आपका इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। फिर तीसरा क्या है, नगरीय बनाम ग्रामीण विकास, यानी क्या है आपका अर्बन वर्सेस रूरल डेवलपमेंट। फिर है गहन पूंजी बनाम गहन श्रम विकास। इसके बाद नेक्स्ट क्या है, केंद्रीकरण बनाम विकेंद्रीकरण, यानी सेंट्रलाइज वर्सेस डिसेंट्रलाइज। फिर है आधुनिक बनाम परंपरागत, यानी क्या है, ट्रेडिशनल वर्सेस मॉडर्न आपके जो डेवलपमेंट के अप्रोचेस हैं वो यानी मॉडर्न वर्सेस ट्रेडिशनल डेवलपमेंट। ये सभी क्या है, आपके विकास के उपागम हैं जिनको हम एक अलग से डिस्कस करेंगे। सर अब हम देखते हैं कि हमें विकास की ज़रूरत क्यों है, या फिर डेवलपमेंट करने के लिए हमें रणनीति की आवश्यकता क्यों होती है, विकास के लिए हमें क्या है, प्लानिंग की ज़रूरत क्यों होती है। सबसे पहला क्या है, विश्व की बढ़ती जनसंख्या से भौतिक संसाधनों पर निरंतर दबाव पड़ रहा है, और उसकी वजह से हमें क्या ज़रूरत है, प्लानिंग की ज़रूरत है कि किस तरीके का डेवलपमेंट किया जाए कि ऑप्टिमम पॉपुलेशन वाला जो कॉन्सेप्ट है वो यहाँ पर फिट बैठे। इसके बाद आता है खाद्य पदार्थों और जीवन की अन्य आवश्यकताओं की मांग में निरंतर वृद्धि हो रही है। जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ रही है वैसे वैसे हमें क्या चाहिए, उनके रहने के लिए, खाने के लिए और उनके आवास के लिए हर तरीके की चीज़ें, यानी बेसिक जो नीड्स है, रोटी कपड़ा और मकान, ये सारी ज़रूरतें क्या हैं, वैसे ही बढ़ती जा रही है। तो जीवन की जितनी भी हमारी आवश्यकताएं हैं और खाद्य पदार्थ है वो भी क्या है, निरंतर क्या कर रहे हैं, ग्रोथ कर रहे हैं, और निरंतर उनकी भी मांग क्या है, बढ़ रही है। तो इससे क्या पड़ता है, आपके जो रिसोर्सेस हैं वर्ल्ड के, उन पर क्या है, दबाव पड़ता है, और इसके लिए भी हमें क्या ज़रूरत है, रणनीति की ज़रूरत है, या फिर हमें प्लानिंग की ज़रूरत होती है। तीसरा कॉन्सेप्ट क्या है
कि विकासशील देशों में व्यक्तिगत स्तर पर विकास या आकांक्षाओं के बढ़ने से जीवन स्तर में जीवन गुणवत्ता को सुधारने हेतु इच्छा भी प्रबल हो गई है। यानी क्या है, जब आप देखते हो इंडिया में भी आप देख सकते हो कि वेस्टर्न कल्चर जो जैसे जैसे हम फॉलो कर रहे हैं, भौतिकवादी संस्कृति के हम आदी हो रहे हैं, वैसे वैसे क्या है कि हम अपने जीवन की गुणवत्ता को सुधारने की इच्छा प्रकट करते हैं। हम अच्छा खाना चाहते हैं, अच्छा पहनना चाहते हैं, अच्छा रहना चाहते हैं। तो उसके लिए क्या है, हमारी जो आकांक्षाएं क्या है बढ़ती जा रही है, और इन आकांक्षाओं को कैसे पूरा किया जा सकता है, या आपकी इन जो इच्छाओं को कैसे पूरा किया जा सकता है, तो ये डिजायर्स आपकी पूरी की जा सकती है विकास की अगर हम रणनीतियां बनाते हैं तो ही। नेक्स्ट आता है विश्व में उपनिवेशवाद की समाप्ति से अनेक नए स्वतंत्र देशों का जन्म हुआ। आप देखो, जब उपनिवेशवाद था तो उस टाइम क्या था कि सारे जो नेशंस थे उन पर किसी कंट्री का जैसा रूल था उसी तरीके से ही वहां पर सारी चीजें जो है डेवलप कर रही थी। अगर आप इंडिया में भी देखें तो इंडिया सोने की चिड़िया कहा जाता था, लेकिन उस टाइम भी इतना डेवलप नहीं हुआ क्योंकि हमारे यहाँ से रिसोर्सेज को ट्रांसफर कर दिया गया। तो इसी तरीके से क्या है, विश्व में उपनिवेशवाद से जब समाप्ति हुई तो क्या हुआ कि जितने भी जो राज्य स्वतंत्र हुए उनके विकास के लिए जरूरत पड़ी क्या, रणनीतियों की, और उनके इसी रणनीतियों को बनाने के लिए क्या है आपका डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट है, उसमें जो प्लानिंग का लाया गया। फिर क्या है, गुलामी की मार सह चुके तथा हाल ही में स्वतंत्र हुए देशों में विकास प्रक्रियाओं की अपनी जटिल समस्याएं हैं जिनका समाधान करना आवश्यक होता जा रहा है। यानी क्या है कि जितने भी गुलामी कर चुके हैं उन देशों की हर किसी की अपनी अलग अलग समस्याएं हैं। जैसे अगर भारत की भी हम बात करें तो भारत में भी आपको जब हम आज़ाद हुए थे उस टाइम की अगर हम बात करें तो भारत खाद्यान्न में भी आत्मनिर्भर नहीं था। तो हमने जब पहली पंचवर्षीय योजना अपनाई तो हमने उसमें क्या है कृषि को काफ़ी ज़्यादा प्रमोट किया। फिर क्या हुआ कि खाद्यान्न में हम आत्मनिर्भर बने, लेकिन फिर हमारा जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट था वो इतना अच्छा नहीं था। तो हमने दूसरी पंचवर्षीय योजना में क्या किया, उद्योगों को ज़्यादा प्रमोट किया। तो हर किसी देश की क्या है अपनी क्या है समस्याएं हैं, और उन समस्याओं का समाधान करने के लिए हमें विकास के रणनीतियों की आवश्यकता होती है। थर्ड क्या है, विकासशील एवं विकसित देशों के बीच जीवन स्तर में गुणवत्ता में अंतराल बढ़ता जा रहा है। यानी आप देखोगे कि जो डेवलप्ड कंट्रीज है वहां पे जो आपका ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है या फिर फिजिकल क्वालिटी लाइफ ऑफ इंडेक्स है वो हमेशा क्या है अच्छा रहता है, हाई रहता है। लेकिन अगर हम डेवलपिंग कंट्रीज की या अंडर डेवलप्ड कंट्रीज की बात करें तो वहां पर क्या है आपका HDI इंडेक्स है या PQLI इंडेक्स है, ये दोनों के दोनों इंडेक्स क्या है लो पे रहते हैं। तो ये जो अंतराल बढ़ता जा रहा है इसको भी कम करने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ती है, विकास की रणनीतियों की जरूरत पड़ती है। नेक्स्ट क्या है, वैश्वीकरण में भौतिक दूरियां क्या है घटती जा रही है। यानी ग्लोबलाइजेशन का जो कॉन्सेप्ट आया है इससे क्या हो गया है, हमारी ओपन मार्केट हो गई है, विश्व एक पूरा बाजार बन चुका है। पूरा ऐसे भी बोला जाता है कि विश्व पूरा एक ग्रामीण क्षेत्र बन चुका है। ग्रामीण क्षेत्र का मतलब जहाँ पर क्या है बहुत अच्छी लोगों में कनेक्टिविटी होती है, बहुत अच्छी वहाँ के क्या है एक दूसरे से पहचान होती है। तो इसी तरीके से वैश्वीकरण ने क्या कर दिया है, भौतिक दूरी को कम कर दिया। जैसे अगर मैं बात करूं कि USA का कोई प्रोडक्ट है तो वो मैं इंडिया में क्या कर सकती हूँ, उसको परचेज कर सकती हूँ। इसी तरीके से इंडिया का कोई प्रोडक्ट है उसको आपके USA में भी इस्तेमाल किया जा रहा है, यूरोपियन कंट्रीज में भी इस्तेमाल किया जा रहा है। तो क्या है, वैश्वीकरण ने भौतिक दूरियों को कम कर दिया है। अब आता है प्रादेशिक विकास के लक्षण कौन कौन से हैं, या किन आधार पर कौन कौन से ऐसे इंडिकेटर हैं जिनके आधार पर हम कहेंगे कि किसी भी रीजन का क्या है रीजनल डेवलपमेंट हो रहा है। सबसे पहला जो इसका लक्षण है वो क्या है, आर्थिक विकास। दूसरा जो लक्षण है वो क्या है, सामाजिक विकास। तीसरा लक्षण क्या है, राजनीतिक प्रगति। चौथा लक्षण क्या है, पारिस्थितिक दक्षता। और पांचवा लक्षण क्या है, पर्यावरण संरक्षण। जब हम इन सभी को प्राप्त कर लेते हैं तो प्रादेशिक विकास के ये मेन इंडिकेटर्स हैं जो क्या है आपको बताते हैं कि किसी रीजन का कितना अच्छा डेवलपमेंट है। अब आते हैं विकास के मापदंड। विकास को हम किस तरीके से माप सकते हैं। आर्थिक विकास का सामाजिक अर्थव्यवस्था की संरचना और वस्तुओं तथा सेवाओं के उत्पादन की प्रमुख पद्धतियों के साथ संबंध होता है। यानी क्या है कि आपका इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है वो किससे जुड़ा हुआ है, कहाँ पर किस तरीके की सामाजिक अर्थव्यवस्थाएं हैं। यानी
सोशल अगर स्ट्रक्चर जहाँ पर है तो वहाँ पर कैसा होगा, साम्यवादी अर्थव्यवस्था होगी। या फिर जहाँ पर प्राइवेटाइजेशन को प्रमोट किया जाता है वहाँ पर कैसी अर्थव्यवस्था होगी, आपकी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था होगी। भारत जैसे देश में क्या है, आपकी मिश्रित अर्थव्यवस्था, यानी सामाजिक अर्थव्यवस्था पर डिपेंड करता है कि आपकी आर्थिक विकास किस तरीके का होगा। अगर आप रूढ़िवादी विचारधारा के समाज है तो वहां पर आर्थिक विकास क्या है, कमजोर होगा। और अगर आप मॉडर्नाइजेशन को अपनाते हैं तो आपका विचार जो है क्या है, आर्थिक विकास क्या है, काफी अच्छी स्थिति में मिलेगा। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि इसके उपरांत भी विकास का अर्थ निश्चित सामाजिक और जनसांख्यिकीय विशेषताएं होती है, जबकि विकास एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। यानी क्या है कि यहाँ हम किस पे देखते हैं विकास, कि सामाजिक विकास किस तरीके का है, उसके साथ साथ जनसांख्यिकी की विशेषताएं कैसी है, अभी हम आगे देखेंगे इसको। फिर सापेक्षिक विकास के स्तर के अनुसार हमने देशों को 4 मुख्य समूहों में विभाजित किया है। सबसे पहला क्या है, विकसित समूह। दूसरा क्या है, अधिक विकसित समूह। तीसरा क्या है, विकासशील। और चौथा क्या है, अल्प विकसित। अब अल्प विकसित में क्या है, आपकी जो अफ्रीकन कंट्रीज हैं उनमें काफ़ी सारी जो कंट्रीज है वो अभी अल्प विकसित है। या फिर हम डेमोग्राफी ट्रांजिशन थ्योरी से भी अगर जोड़कर देखते हैं तो जो आपकी क्या है, फर्स्ट स्टेज में जो चल रही है उसको क्या कहा जाता है, अल्प विकसित कहा जाता है। दूसरा क्या है, विकासशील। विकासशील में जैसे आपका भारत हो गया तो ये क्या है, विकासशील जो देश है उसमें आता है। तीसरा क्या है, विकसित। और अधिक विकसित में कौन से, आपकी वेस्टर्न कंट्रीज में से कुछ कंट्रीज का नाम आप ले सकते हैं। इसके साथ साथ अमेरिका का जो यूएसए है उसको आप कह सकते हैं कि वो एक बहुत अच्छी विकसित जो अर्थव्यवस्था वाला देश है। जापान जो है वो विकसित देश है। नेक्स्ट आता है क्या, विश्व विकास रिपोर्ट में विकास के मानक क्या क्या हैं। तो विश्व विकास रिपोर्ट आती है एक, या फिर क्या है, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट जारी की जाती है आपकी, और उसमें विकास के मानक किन किन को माना गया है। तो 174 देश इसमें शामिल। आपको ध्यान रखना है कि 147 आपके कंट्रीज शामिल है किसमें, आपकी वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट में। और उन देशों के किन किन पैरामीटर्स को लिया जाता है, उनका प्रोडक्शन देखा जाता है, उत्पादन देखा जाता है, उपभोग देखा जाता है, उनका क्या है, निवेश देखा जाता है, फिर डिमांड देखी जाती है यानी मांग देखी जाती है, फिर उसका औद्योगिकरण देखा जाता है, ऊर्जा यानी एनर्जी रिसोर्स देखे जाते हैं, फिर उपभोग और आपूर्ति देखी जाती है, व्यापार देखा जाता है, पूंजी प्रवाह देखा जाता है, जनसंख्या वृद्धि किस तरीके की है उसको लिया जाता है, प्रजनन क्षमता को लिया जाता है, श्रम शक्ति को लिया जाता है, नगरीकरण, जीवन प्रत्याशा, स्वास्थ्य, शिक्षा, आय वितरण के सांख्यिकीय आंकड़े इसमें प्रयोग किए जाते हैं। यानी ये सभी जो पैरामीटर्स हैं वो 174 देशों के क्या करते हैं, विकास को मापते हैं। अब आगे चलते हैं, विकास के स्तर में भेद करने वाले मुख्य गुण कौन कौन से हैं, या किसके आधार पर हम विकास को अलग अलग भागों में बांटते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं आर्थिक विकास। जहाँ का आर्थिक विकास ज़्यादा होगा वहाँ पर क्या है, आपका जो आपके रहन सहन का स्तर है, सामाजिक व्यवस्था, वो काफ़ी अच्छी सिचुएशन में मिलेगी। इसके साथ सामाजिक व्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था जहाँ पे रूढ़िवाद है वहाँ पे विकास कम मिलेगा। जहाँ पर आपका क्या है, मॉडर्नाइजेशन है, या फिर समाज क्या है, समय के साथ परिवर्तित होता रहता है उसी सोच में, तो वहाँ पर डेवलपमेंट आपको अच्छा देखने को मिलेगा। फिर आता है जनसांख्यिकी। जनसांख्यिकी विशेषताएं यानी जन्म दर, मृत्यु दर, आपका प्रवास, ये सब चीज़ें क्या है, ये भी इफेक्ट करती है क्या है, डेवलपमेंट को। अब हम देखते हैं विकास की आर्थिक विशेषताएं। सबसे पहले क्या है, लोगों की औसत आय, यानी जिस देश में लोगों की औसत आय अधिक होगी वहां पर क्या है, उतना ही अधिक डेवलपमेंट उस देश का पाया जाएगा। इसके साथ क्या है, एक कम विकसित देश का जो नागरिक है वो क्या है, कम धन अर्जित करता है काम करके, एज कंपेयर टू आपका जो डेवलप्ड कंट्रीज है वहाँ के श्रमिक को अगर लिया जाए तो। फिर क्या है, विकसित देशों में वस्तुओं का उपभोग का ऊंचा स्तर होता है। ऐसे उद्योगों के प्रसार को प्रचलित देता है जो वांछित वस्तुएं और सेवाएं उत्पादित करते हैं। यानी क्या है, विकसित देश में आपके जो डिमांड है वो बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन डिमांड भी किसकी ज़्यादा होती है, जो अच्छे प्रोडक्ट होते हैं उनकी डिमांड ज़्यादा होती है। इसके बाद प्रति व्यक्ति आय को नापना कठिन कार्य है, लेकिन फिर भी क्या करते हैं हम, प्रति व्यक्ति आय का हिसाब किससे लगाते हैं, ऐसी सेवाएं जो वेतन तथा क्षतिपूर्ति के लिए नहीं की जाती है को इसमें सम्मिलित नहीं किया जाता है। अब आ जाता है उत्पादकता या प्रोडक्टिविटी क्या है, इससे भी हम किसी भी देश का क्या है, विकास का स्तर माप सकते हैं।
प्रति व्यक्ति उत्पादकता अथवा उत्पादन उन देशों में अधिक है जिनमें प्रधानतः अर्थव्यवस्था के द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्रों में अधिकांश लोग कार्यरत है। यानी ये साफ साफ कह रहा है कि जो विकसित कंट्रीज है आपकी, वहां पर डेवलपमेंट बहुत अच्छा मिलेगा, क्योंकि वहां के लोग क्या है, प्राथमिक कार्य में संलग्न नहीं होते हैं। वो कौन से कार्य करते हैं, द्वितीयक और तृतीयक। यानी द्वितीयक कार्य आपके कौन से होते हैं, जिसमें क्या है विनिर्माण का काम किया जाता है या मैन्युफैक्चरिंग का कार्य किया जाता है, यानी आपके इंडस्ट्रियलाइजेशन से रिलेटेड है। दूसरा क्या है, तृतीयक क्रियाकलाप कौन से, जो हमें सेवाएं प्रदान करते हैं, जैसे आपका क्या है ट्रेवलिंग हो गया, या फिर आपका जो बैंकिंग सेक्टर हो गया, ये सब क्या है सेवाएं प्रदान करते हैं, तो इनको किस में रखते हैं, तृतीयक सेक्टर में रखते हैं। फिर क्या है, विनिर्माण में जोड़े गए मूल्य द्वारा उत्पादन को मापा जा सकता है। यानी क्या है कि जितना अधिक हम मैन्युफैक्चरिंग में क्या करते हैं, पैसा लगाते हैं, उस आधार पर भी हम किसी का कंट्री का डेवलपमेंट माप सकते हैं। विकासशील देशों की तुलना में प्रति व्यक्ति जोड़ा गया मूल्य अपेक्षाकृत विकसित देशों में 30 गुना अधिक होता है। यानी विकासशील देश जितना पैसा लगा रहा है उसकी तुलना में 30% अधिक पैसा आपका क्या करता है, विकसित देश उसको लगाता है। अब आते हैं विकास की आर्थिक विशेषताएं। सबसे पहले क्या विशेषता है इसकी, कच्चे माल की उपलब्धता। यानी एक औद्योगिक अर्थव्यवस्था के विकास के लिए कच्चे माल की निकटता आवश्यक होती है। यानी जितने अच्छे रिसोर्सेज हमारे पास होंगे उतना अच्छा हम वहां पर डेवलपमेंट कर पाएंगे। यानी कच्चे रिसोर्सेज या कच्चे संसाधन, या हमारे जो क्या बोलते हैं उनको, कि जो अनप्रोसेस्ड जो आपके रिसोर्सेज है वो अच्छे हैं, तो हम काफ़ी अच्छे से डेवलपमेंट कर पाएंगे। वह देश अधिक तेजी से विकास करते हैं जिन्हें कच्चे माल की प्राप्ति सुगमता से हो जाती है। यानी किसी कंट्री में अगर कच्चा माल भी नहीं, जैसे जापान की अगर हम बात करें तो जापान में बहुत सी चीज़ें क्या हैं, क्या करी जाती है, इम्पोर्ट करी जाती है, तो वहाँ पर सुगमता है अच्छी। अगर उनको रिसोर्सेज को लेने की भी, तो भी वहाँ पर आर्थिक विकास क्या है आपका बहुत अच्छा होगा। इसके बाद व्यापारिक माल की बात करें तो विकासशील देशों की तुलना में विकसित देशों के लोग अधिक माल का उत्पादन करते हैं। यानी उनके पास टेक्नोलॉजी होती है, उनके पास क्या है अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर होता है डेवलपमेंट का, तो वहाँ पर जो प्रोडक्शन है और उसका प्रोडक्शन का भी क्या है काफ़ी अच्छी उसकी गुणवत्ता है, तो वहाँ पर क्या है प्रोडक्शन बहुत अधिक होता है। जो फैक्ट्री और कार्यालय में कार्यरत कर्मचारी को मिलने वाले अपेक्षाकृत ऊंचे वेतन द्वारा मांग की उत्पत्ति का परिणाम होते हैं। यानी जो आपके विकसित देश है वहां पर क्या होगा कि उत्पादन या प्रोडक्शन अधिक हो रहा है, तो वहां पर जो वहां के श्रमिक है, उस कंपनी में काम करने वाले जो श्रमिक है, उनको उसी तरीके के वेतन की भी वो चाह रखते हैं। फिर आता है विकास की सामाजिक विशेषताएं। जितना ऊंचा आपका शिक्षा का स्तर रहेगा उतना अच्छा ही आपका विकास जो है वो उच्च स्तर का पाया जाएगा। इसके साथ क्या है, स्वास्थ्य सेवाएं, यानी जितनी अच्छी हमारे पास स्वास्थ्य सेवाएं होंगी उतनी ही अच्छा हम क्या है डेवलपमेंट करेंगे। यानी अगर इंसान क्या है स्वस्थ है तो वो किसी और कार्य की तरफ भी अग्रसर हो जाता है। फिर आता है सामाजिक सुरक्षा। अगर हमें चोरी चकारी या फिर आपको अदर तरीके के जो क्राइम्स हैं, या फिर व्यूमेन के साथ जो क्राइम्स है वो सब ना हो, या फिर सामाजिक सुरक्षा हमें बहुत अच्छी प्रोवाइड हो, तो इससे क्या होता है कि हमारे जो मस्तिष्क है या हमारा जो भयावह जो वातावरण है, डरावना जो वातावरण है एक तरीके से आप कह सकते हैं, तो वो क्या होता है उससे हम मुक्त रहते हैं और हम डेवलपमेंट की तरफ क्या होते हैं अग्रसर होते हैं। फिर आता है विकास की जनसांख्यिकीय विशेषताएं। जनसांख्यिकी में क्या है, शिशु मृत्यु दर में कमी, यानी क्या है आपका इन्फेंट मोर्टेलिटी जितनी कम रहेगी उतना ही डेवलपमेंट आपका बहुत अच्छा पाया जाएगा। उसके बाद अपक्व जन्म। फिर तीसरा क्या है, प्राकृतिक वृद्धि दर। प्राकृतिक वृद्धि दर क्या है कि जितनी जितनी धीरे धीरे कम होती जाएगी उतने उतने हम विकास की तरफ अग्रसर होते जाएंगे। यानी पॉपुलेशन का हमारा जो रिसोर्सेज के साथ रिलेशनशिप है वो क्या होगा, ऑप्टिमम होता जाएगा। नेक्स्ट क्या है, जनसंख्या का आयु वितरण। यानी जनसंख्या का आयु वितरण भी डिपेंड करता है जनसंख्या के विशेषताओं में। जैसे आप अगर इंडिया को देखें तो इंडिया की जो मोस्ट ऑफ पॉपुलेशन है, सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन कौन सी है, यंगर पॉपुलेशन है। तो यहाँ पे डेवलपमेंट कैसा मिलता है आपको, विकासशील तरीके का मिलता है। लेकिन विकसित देशों का अगर हम बात करें कि आयु वितरण किस तरीके का, तो वहाँ पे जो पॉपुलेशन वो किस तरीके की मिलती है, ओल्ड पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा मिलती है। और जो नीचे वाला ग्राफ देखोगे तो वो बिल्कुल क्या पिरामिड की अगर हम बात करें तो वो बिल्कुल क्या होता है, संकीर्ण होता है नीचे से। यानी क्या है आपका जन्म दर क्या है, कम है, लेकिन आपकी जो मृत्यु दर है वो भी क्या है, कम है वहाँ पे। तो वहाँ पे लाइफ लॉन्ग क्या है लोग जीते हैं।
तो जितना अच्छा डेवलपमेंट होगा उतना अच्छा क्या है आपकी आयु क्या है मिलेगी। इसके बाद है ऊर्जा उपभोग। अब विकास की उपलब्धियां क्या क्या है? व्यक्तिगत और सामूहिक कल्याण, एक सुरक्षित पर्यावरण, इच्छाओं से मुक्ति, व्यक्तिगत उन्नति के अवसर, संवर्धन और कम से कम जीवन चलाने के लिए वस्तुओं और सेवाओं की प्राप्ति ही विकास की मुख्य उपलब्धियां। यानी क्या क्या उपलब्धियां हैं? सबसे पहले क्या है कि किसी व्यक्ति का कल्याण हो, उसके साथ साथ फिर समाज का कल्याण हो, और उसके बाद क्या है एक सुरक्षित पर्यावरण आपको प्रोवाइड करा जाए या फिर सामाजिक सुरक्षा आपको प्रोवाइड कराया जाए। इसके साथ साथ जो भी मेरी डिजायर है वो सारी पूरी हो जाए, तो वो भी क्या है विकास की उपलब्धियां हैं। इसके बाद व्यक्तिगत उन्नति के हमें क्या मिले, अवसर मिले, अपॉर्चुनिटी मिले काफी सारी, तो वो भी विकास की उपलब्धियां हैं। इसके बाद संवर्धन और कम से कम जीवन चलाने के लिए वस्तु और सेवाओं की प्राप्ति, यानी जो हमारी बेसिक नीड है रोटी कपड़ा और मकान, वो अगर हमारी पूरी हो जा रही है तो भी हम क्या है विकास की तरफ अग्रसर होते हैं, और ये भी क्या है विकास की एक प्रमुख उपलब्धि है। फिर आते हैं विकास के तुलनात्मक मापदंड, यानी किस किस तरीके से आप कंपैरेटिवली उसको मेजर कर सकते हैं। सबसे पहले अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं व स्वास्थ्य। अगर हमारे पास अच्छा स्वास्थ्य है तो हम क्या कर सकते हैं, अच्छे से डेवलप कर सकते हैं। अगर आप डेवलपिंग कंट्रीज और डेवलप्ड कंट्रीज में देखें तो डेवलप्ड कंट्रीज या विकसित देश में स्वास्थ्य की सुविधाएं काफ़ी ज़्यादा मिलती है, तो वहाँ पर विकास भी क्या है काफ़ी उच्च स्तर का है। और विकासशील देश या फिर हम अल्प विकसित देशों की बात करें तो वहाँ पे स्वास्थ्य सुविधाएं इतनी अच्छी नहीं मिलती है, तो वहाँ पर क्या है एक बड़े स्तर पर आपका जो मेडिकल फैसिलिटीज़ है उसमें पैसा निवेश करना पड़ता है। फिर आता है शिक्षण और सांस्कृतिक विकास। नेक्स्ट आता है वृद्धावस्था में सुख। अब काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये, भौतिक क्षमता जीवन सूचकांक या फिर फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स, PQLI क्या है? ओवरसीज विकास परिषद ने, अब ये ध्यान रखना है, ये आ भी सकते हैं क्वेश्चंस। ओवरसीज विकास परिषद ने PQLI एक उपाय खोजा, यानी फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स के आधार पर हम क्या करेंगे डेवलपमेंट को मेजर करेंगे, जिसमें हम 3 मुख्य संकेतक या इंडिकेटर लेंगे। सबसे पहला इंडिकेटर हम क्या लेंगे, शिशु मृत्यु दर। जहां पर शिशु मृत्यु दर बहुत कम होगी वहां पर विकास क्या है उच्च स्तर का मिलेगा, यानी मेडिकल फैसिलिटीज वहां पे होगी काफी अच्छी। फिर क्या है जीवन प्रत्याशा, जितने अच्छे तरीके से या जितनी लाइफ लॉन्ग हमारी ज्यादा होगी उतने हम डेवलपमेंट की तरफ क्या होंगे अग्रसर रहेंगे। फिर तीसरा क्या है साक्षरता, जितने ज्यादा डेवलप्ड आपको एजुकेशन में लोग मिलेंगे उतनी ज़्यादा आपका विकास क्या है इससे जुड़ा रहेगा। इन तीनों इंडिकेटर्स को किससे मापेंगे हम, 0 से 100 के अंक हम इसमें देंगे, और एक राष्ट्र की उपलब्धि के स्तर को इन तीनों संकेतकों के औसत के आधार पर गणना की जाती है। तो फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स से हम क्या कर सकते हैं, किसी भी राष्ट्र के औसत आधार की गणना हम कर सकते हैं कि वहाँ का डेवलपमेंट जो है वो कैसा है। तो ये ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ अ रीजन या फिर प्रादेशिक विकास एवं वृद्धि की संकल्पना जो आप एक तरीके से कह सकते हैं। आई होप सभी को समझ आया होगा। किसी का कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है तो वो मुझे कमेंट सेक्शन में भेज सकता है। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, हमारे HK अकेडमी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम और जो आपके कॉन्सेप्ट्स है रीजनल डेवलपमेंट से जुड़े हुए उनके ऊपर बात करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।